Kanika Bhardwaj. Welcome you all in the DK classes. So our today's topic is what? Animalia, and this is your lecture 7. So this Animalia is the last kingdom among all the 5 kingdom, and it is the largest kingdom. So let's see what is Animalia. First we'll discuss the basic characteristics of the Animalia, and then we'll be moving on to its classification. So what is Animalia? They are the largest kingdom होती है. सबसे पहली बात तो जितने भी अपन ने पढ़े 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनमें से ये 5th किंगडम है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट किंगडम. यानी वाई वी आर सेइंग लार्जेस्ट, क्योंकि इसके अंदर एक तो बहुत ही वेल डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बॉडी उनकी बहुत वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, प्लस इनके अंदर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट. देन दे आर मोस्टली मोबाइल बट फ्यू ऑफ देम आर सीडेंट्री. यानी कि ये मोस्टली तो मोबाइल होते हैं विच कैन मूव वेरी ईजिली, बट कुछ ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन केस इज ऑलवेज देयर, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सीडेंट्री होते हैं, जैसे कि पॉरीफेरेंस होते हैं. नेक्स्ट इज दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स. मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि ये यूनिसेल्यूलर नहीं होते, इनके पास हमेशा मल्टी सेल्स होंगे. या तो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसके पास बहुत सारे सेल्स ही सेल्स होंगे, या फिर जब अपन बड़े ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं तो वो बड़े ऑर्गेनिजम्स की तरफ जब अपन जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म या तो टिश्यू बेस्ड हो सकते हैं, ऑर्गन बेस्ड हो सकते हैं, या ऑर्गन सिस्टम बेस्ड हो सकते हैं. Next is their cell wall and chlorophyll is absent. Now it is one of the most important feature which make them different from the plants कि इनके पास cell wall और chlorophyll absent होती है. यानी कि हमने देखा था कि plants के पास तो cell wall और chlorophyll present थी, but animals do not have the cell wall and the chlorophyll. अगर कोई sedentary animal है, जैसे कि अगर पॉरीफेरेंस की अपन बात करें कि पॉरीफेरेंस सीडेंट्री होते हैं, तो अगर कोई सीडेंट्री एनिमल है जो कि अटैच्ड है किसी भी सॉलिड सपोर्ट से, तब भी उसके पास भी सेल वॉल नहीं होती. किसी भी एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती. नेक्स्ट इज दे शो द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट मीन्स दे ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अदर स्पीशीज या अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड. नाउ दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स फॉर द फूड. या तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे या इनडायरेक्टली, बट वो डिपेंड प्लांट्स पे करते हैं फॉर द फूड. अगर अपन ह्यूमंस की भी बात करें तो ह्यूमंस एक तरह से इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. इट डिपेंड्स इनडायरेक्टली, क्योंकि ह्यूमन डायरेक्टली तो प्लांट को खा नहीं सकता, बट प्लांट्स के ऊपर जो उगता है, जितने भी वीट आते हैं, ग्रेन्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, उन सबको कलेक्ट करके जाते हैं, उनको भी हम डायरेक्टली नहीं खाते. डायरेक्टली बहुत कम चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, हमेशा हम उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुक करके और फिर ही उनको खाते हैं. तो ह्यूमंस भी जो हैं वो इनडायरेक्टली भी डिपेंड हैं, और कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स पे वो डायरेक्टली डिपेंड है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं. Then next is they follow a definite growth pattern and grow into a adults. अब ये एक definite growth pattern को follow करते हैं. definite growth pattern मतलब अगर अपन humans की बात करें, humans का example मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अपन ही human beings हैं और अपन अपनी चीज़ बहुत easily समझ सकते हैं. ठीक है कि तो अगर humans की अपन बात करें तो humans के अंदर भी एक definite growth pattern होता है. जैसे कि हम बोलते हैं ये हमारी टीन एज है, ये हमारी adolescence एज है, इस टाइम पे हमें maturity आती है, नाउ वी हैव बिकम एन अडल्ट. ओके, तो एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न है, और उस ग्रोथ पैटर्न से फिर क्या होते हैं, हम बड़े होते जाते हैं एंड वी ग्रो इनटू एन अडल्ट, और हम एक अडल्ट के अंदर चेंज जाते हैं. कैसे हम एक छोटे से बच्चे रहते हैं ह्यूमन बींग्स भी, एंड वी बिकम एन अडल्ट. तो एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न से चेंज हुआ, एकदम से तो हमारे अंदर चेंजेस आए नहीं, धीरे धीरे चेंजेस आए. नेक्स्ट इज सिंपल एनिमल्स जो होते हैं दे हैव द रीजनरेशन पावर. सिंपल एनिमल्स जो होते हैं, यानी जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, या बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है. जैसे जो लिजार्ड होती है, लिजार्ड अपनी टेल को रीजनरेट भी कर सकती है. और कई बार आपने देखा होगा, आपके साथ हुआ भी होगा कुछ स्टूडेंट्स के साथ में, कि जैसे हमारा पैर अगर बाई चांस अगर लिजार्ड पे पड़ जाता है तो वो लिजार्ड की टेल पे, तो लिजार्ड अपनी टेल को क्या करती है, छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद वो वापस रीजनरेट भी कर लेती है. अगर जब उसने टेल को छोड़ने की उसके अंदर पावर है, तो उसके अंदर रीजनरेशन की भी पावर होती है. तो लिजार्ड कैन ऑल्सो रीजनरेट इट्स टेल.
Then next is coming on to the classification of the animal group, animal kingdom. अब animal kingdom की classification दो तरीके से अपन पढ़ेंगे. फर्स्ट तो एक बहुत ही बेसिक तरीका है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है. व्हाट इज नोटोकॉर्ड? वी कैन से नर्व कॉर्ड जो होती है दैट इज अ नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस पे टू ग्रुप्स होते हैं, वन इज नॉन कॉर्डेटा एंड द अनदर वन इज कॉर्डेटा. कॉर्डेटा एक अलग से पूरा फाइलम है, बट नॉन कॉर्डेटा इज अ ग्रुप, और नॉन कॉर्डेटा के अंदर फ्यू फाइलम्स आते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोज फाइलम्स. फर्स्ट इज पॉरीफेरन, सीलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थीज, नीमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड दी हेमिकॉर्डेटा. नाउ हेमिकॉर्डेटा आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें तो कॉर्डेटा वर्ड आ रहा है. स्टिल वी हैव क्लासिफाइड दिस फाइलम इनटू द नॉन कॉर्डेटा ग्रुप. व्हाई वी हैव नॉट पुटेड इट इनटू द कॉर्डेटा ग्रुप? बिकॉज हेमिकॉर्डेटा मीन्स, हेमी मीन्स हाफ, यानी इनके पास नर्व कॉर्ड होती तो है, बट इसके पूरे ऑर्गेनिज्म में नर्व कॉर्ड नहीं होती. इसके सिर्फ हाफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके हाफ पार्ट में ही नर्व कॉर्ड होती है, और वो भी फुली डेवलप नहीं होती. इसलिए हम इसको नॉन कॉर्डेटा वाले ग्रुप में ही रखते हैं. Next is on the basis of their body design and differentiation. Now what is body design and differentiation? Body design and differentiation से मतलब होता है कि उनका level of organization कैसा है, यानी कि टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऑर्गन लेवल है या सेल लेवल है, सीलोम उनके अंदर प्रेजेंट है या फॉल सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट ही है. देन सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है, रेडियल है या एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं है. मतलब सेगमेंटेशन उनके अंदर कैसा हो रखा है, एम्ब्रियोजेनी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक नेचर है, डिप्लोब्लास्टिक नेचर है, सेगमेंटेशन है या नहीं है एनिमल्स की बॉडी के अंदर. तो ये कुछ फ्यू फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पे भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं. सो ऑन दोज बेसिस एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू पॉरीफेरन, सीलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थीज, नीमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द लास्ट वन इज कॉर्डेटा. सो ये फ्यू फाइलम्स है. नाउ द जूलॉजिस्ट हैव गिवन 36 phyla of the animal kingdom, but we always study the 10 phyla among the 36 phyla में से हम सिर्फ और सिर्फ 10 phylum ही पढ़ते हैं, जबकि जूलॉजिस्ट ने 36 फाइलम दिए थे. हम 10 ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये जो 10 फाइलम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मेजर फाइलम्स हैं. इनके अंदर हम बहुत अच्छा डिफरेंस भी बता सकते हैं, और जो मोस्टली जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं वो इन्हीं फाइलम से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम सारे फाइला नहीं पढ़ते हैं. वी ऑलवेज स्टडी द 10 फाइला. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट इज द पॉरीफेरन. अब वन बाय वन वील सी ओनली द बेसिक थिंग कि इसके नाम से क्या मतलब है, क्या एग्जाम्पल होता है. ठीक है, पॉरीफेरेंस इज व्हाट दे, पॉरीफेरन टर्म मीन्स द ऑर्गेनिज्म विथ होल एंड देयर कॉमन नेम इज व्हाट, स्पॉन्जेस. अब इसकी पहले इमेज देख लो आप, फिर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी इसके बारे में. ये इसकी इमेज होती है. ठीक है, ये जो आपको ऑरेंज कलर से एकदम कॉर्नर में दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक पॉरीफेरन है, एक स्पॉन्जेस है. हमने इनको कॉमन नेम क्या दिया है? हमने नहीं दिया, जूलॉजिस्ट ने दिया है. कॉमन नेम क्या दिया है? स्पॉन्जेस दिया है. ठीक है, स्पॉन्ज कैसा होता है? जिसके अंदर इजीली वाटर जा सकता है. आपने देखा होगा स्पॉन्जेस आप लोग सब यूज़ करते होंगे किसी ना किसी चीज़ में, हम घर पे भी यूज़ करते हैं. तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं? जिसके अंदर वाटर की एंट्री आराम से हो सकती है, वाटर को सोख लेता है वो. तो इनके अंदर भी सेम यही होता है. इनके अंदर कैनाल सिस्टम होता है. कैनाल सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पॉरीफेरेंस. वाई कैनाल सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज with the help of that canal system only they can respire, they can do circulation also, they can do digestion, excretion, everything. लाइफ में जितनी भी प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म होते हैं, वो सारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म चलते हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म ये किसके थ्रू करता है? विद द हेल्प ऑफ द कैनाल सिस्टम. सो दिस पॉरीफेरेंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म के बाहर क्या होता है?
होल्स होते हैं, या फिर हम इनको ये भी कह सकते हैं दैट दे आर दी पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्टर फीडर। इनको फिल्टर फीडर भी बोला जाता है क्योंकि जब पानी का तेज बहाव चलता है तो उस तेज बहाव के साथ क्या होता है, पानी के अंदर जितने भी स्मॉल बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको सबको ये खा जाते हैं और पानी को क्लियर करते हैं, वाटर को क्लियर रखते हैं, इसलिए वी ऑल्सो से देम एज अ फिल्टर फीडर। नेक्स्ट इज सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट्स क्या होते हैं, तो सीलेंट्रेट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं किलोस। किलोस वर्ड से आया है एंड दैट किलोस वर्ड मीन्स व्हाट, हॉलो बेलीड। हॉलो बेलीड से क्या मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है वो हॉलो होती है। बेली क्या होती है, बेली इज अ स्टमक, यानी कि हॉलो बेली होती है, ठीक है, हॉलो बेली लाइक बॉडी होती है इनकी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिनिडेरिया, इनको सिनिडेरिया भी कह सकते हैं अपन। देन दिस इस तरह से कुछ सीलेंट्रेट्स दिखते हैं, इस तरह से इनके ऊपर बॉडी के ऊपर आपको ये ऐसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे। दीज प्रोजेक्शंस आर व्हाट, इनको अपन टेंटिकल्स बोलते हैं। ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये प्रिक करने के भी काम आते हैं, किसी भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आता है तो उनको प्रिक कर देते हैं ये, या फिर ये टेंटिकल्स जो होते हैं फूड को एनगल्फ करने में भी काम आते हैं। सीलेंट्रेट्स जो होते हैं दे एक्ट एज अ प्रीडेटर्स, ये एज एन प्रीडेटर्स एक्ट करते हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, अपन इनको बोलते हैं स्टिंगिंग टेंटिकल्स, यानी ये किसी को भी इजीली प्रिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज का कॉमन नेम होता है फ्लैटवर्म्स एंड दे आर दी फ्री लिविंग। अगर फ्री लिविंग है तो प्लेनेरिया इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, एंड इफ दे आर पैरासिटिक इन नेचर देन लिवर फ्लूक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और इनका कॉमन नेम होता है फ्लैटवर्म। सो दिस वन इज द प्लेनेरिया एंड द अदर वन इज व्हाट, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो होता है वो पैरासिटिक नेचर का होता है, यानी कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जाकर डिजीज कॉज करता है। क्या डिजीज कॉज करता है वो अपन जब सेपरेटली प्लेटीहेलमिन्थीज लेक्चर लेंगे उस टाइम पे आपको एक एक प्लेटीहेलमिन्थीज का आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, एंड किस टाइप की डिजीज़, क्या डिजीज़ वो कॉज कर रहा है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, ये सब चीज़ें विल बी डिस्कसिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नीमाटोडा। नीमाटोडा का कॉमन नेम इज व्हाट, राउंड वॉर्म्स एंड दे आर पैरासिटिक इन नेचर। ये भी क्या होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जैसे कि ये इनका इमेज है। तो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा, एस्कैरिस हो गया, फिलैरिस हो गया, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एस्कैरिस होता है, फिलैरिस होता है, जो कि नीमाटोड फाइलम के अंदर आता है। सो दे आर वेरी वेरी पैरासिटिक इन नेचर एंड देयर कॉमन नेम इज व्हाट, राउंड वॉर्म्स। नेक्स्ट इज एनेलिडा। एनेलिडा का कॉमन नेम इज व्हाट, रिंग वॉर्म। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है पूरे अच्छे से, यू कैन सी द सेगमेंटेड बॉडी। ऐसी सेगमेंटेड बॉडी, ये जो इमेज है ये किसकी है आपको पता होगा, अर्थवॉर्म की है, ठीक है। तो इनकी बॉडी बहुत ही वेल सेगमेंटेड रहती है एंड इनका भी कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम रहता है। ये दिखते बहुत सिंपल है बट इनका जो बॉडी सिस्टम रहता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, एंड देयर कॉमन नेम इज व्हाट, रिंगवॉर्म। देन नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का नाम से जो समझ आता है कि इसका एक स्पेशल फीचर क्या होगा, वो होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा टर्म मीन्स दैट दे आर हैविंग व्हाट, जॉइंटेड अपेंडेजेस। देन दे आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम का ये सबसे बड़ा फाइलम होता है। दिस इज द इमेज ऑफ द आर्थ्रोपोडन्स। ये आर्थ्रोपोडन्स की इमेज है, यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे इनके मिलीपीड, सेंटीपीड भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, और इधर आपको साइड में स्कॉर्पियन का फोटो दिखाया है जिसके अंदर एकदम जॉइंटेड अपेंडेजेस है। आप उसके अपेंडेजेस को बहुत क्लोजली अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब, ये सब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। ये जनरली जो होते हैं मरीन एनिमल्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स जो मरीन होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्रस्टेशियन। तो क्रस्टेशियन वर्ड अगर कहीं आ जाता है तो डोंट गेट कंफ्यूज, वो इट मीन्स दैट दे आर दी मरीन आर्थ्रोपोड्स। वो होते हैं आर्थ्रोपोड्स ही हैं बट जो मरीन हैबिटाट में रहते हैं उनको अपन क्रस्टेशियंस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, मोलस्का। नाउ मोलस्का इज दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं। ये बहुत ही डाइवर्स क्वांटिटी में होते हैं।
नाउ दिस इज द इमेज ऑफ द मोलस्का। मोलस्का के अंदर बाकी फाइलम से थोड़ा कुछ अलग होता है। अलग क्या होता है कि आपको इसकी बॉडी दिख रही होगी, शेल्फ है, इसकी बॉडी के ऊपर एक शेल बनी हुई होती है, ठीक है। तो इनके पास एक एक्सटर्नल शेल होती है, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फाइलम। अदर फाइलम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनसे थोड़े से ये इसीलिए डिफरेंट होते हैं मोलस्का, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, शेल होता है। Next is Echinodermata. Echinodermata is also derived from a Greek word, and echeinos means hedgehog and derma means what? Skin. Hedgehog skin यानी कि spiny skin होती है. They are having what? They are also called as spiny skin. इनमें इनके अंदर जितने भी animals होते हैं ना, उनके अंदर आपको ऐसे spines दिखेंगे. You can see in the image, ये पूरा एक बॉल जो दिख रही है आपको white कलर की सेंटर में, ये पूरा एक एनिमल है Echinodermata, and it is having what? Spines on body, on the body. इसके पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइन होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेज और दी स्पाइनी स्किन एनिमल. सी अर्चिन या सी स्टार इसका एग्जाम्पल होता है. देन नेक्स्ट इज व्हाट? हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा के अंदर आई हैव टोल्ड यू एट previously also that first thing is it is considered as a sister of echinoderm. इसको हम sister of echinoderms भी बोलते हैं. and next thing is कि hemichordata is the half notochord, यानी कि जिसकी बॉडी में, पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ हाफ पार्ट में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. वो सारे एनिमल्स किस में आते हैं? हेमिकॉर्डेटा में आते हैं. तो हेमिकॉर्डेटा का बेस्ट एग्जाम्पल बेलेनोग्लोकस होता है. इसका कॉमन नेम एक्रोन वॉर्म होता है. नाउ दिस इज द इमेज ऑफ द बेलेनोग्लोकस. बेलेनोग्लोकस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. तो इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यानी जो नर्व कॉर्ड होती है, वो सिर्फ ऊपर जो आपको प्रोबोसिस रीजन दिख रहा है उधर तक ही रहती है. बाकी पूरे कॉलर और ट्रंक रीजन में कोई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? हेमिकॉर्डेटा. लास्ट फाइलम इज द कॉर्डेटा. नाउ दिस इज हैविंग अ नोटोकॉर्ड, बहुत ही वेल डिफ्रेंशिएटेड, या हम कह सकते हैं बहुत प्रॉपरली और कॉम्प्लेक्स ही नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड रहती है इनके अंदर. और ये सारे इसमें एनिमल्स आते हैं, लाइक एम्फीबियंस हो गए, एवीज हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए. दीज ऑल ग्रुप्स कम्स अंडर द कॉर्डेटा. कॉर्डेटा के पास बहुत, they have the backbone and that backbone protects the spinal cord, and they have the most developed nervous system. क्योंकि इनके पास ही सबसे अच्छी नर्व कॉर्ड होती है, तो इसीलिए they have the most developed nervous system. इनके पास बहुत ही डेवलप नर्वस सिस्टम होता है. एंड दे कंटेन द एनिमल्स दैट वी आर फैमिलियर विद. इन ग्रुप्स के अंदर, इस फाइलम के अंदर सिर्फ वही एनिमल्स होते हैं जिनके साथ में हम फैमिलियर हैं. जैसे कि हम खुद भी कॉर्डेटा के अंदर ही आते हैं. एलिफेंट्स हो गए, जिनको मतलब हम डेली लाइफ में देख सकते हैं या जिनको हम जानते हैं. इस हिसाब से इन्होंने बोला है कि इस ग्रुप में, इस फाइलम में वही एनिमल्स होते हैं जिनसे हम फैमिलियर हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनिमेलिया. द एग्जांपल्स ऑफ एनिमेलिया कैन बी द स्पायरोगैरा, लीच, टेपवर्म, लायन, और यू कैन सी द ब्यूटिफुल GIF which I have given you on the screen. So these all are the examples of Animalia. Now I would like to tell you one thing also, that अभी हमने सिर्फ एक बहुत ही जनरल आइडिया, या हम कह सकते हैं बेसिक आइडिया पढ़ा है, जिसमें अपन ने सिर्फ, अगर मेजरली अपन बात करें तो जितने भी अपन ने फाइलम्स पढ़े हैं उनके सिर्फ अपन ने एग्जाम्पल्स देखे हैं, ठीक है, या फिर उनका एक स्पेशल नेम क्या होता है जिनके थ्रू हम उनको क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है. तो अपन ने अभी सिर्फ ये देखा है, जो इनके अंदर मेजर जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो हम हर एक को एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे. हर एक फाइलम को एक एक लेक्चर में अलग से कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. पूरा इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. जैसे जितने भी अपन ने फाइलम पढ़े उनके अंदर भी बहुत सारी क्लासेस, सब क्लासेस होती हैं, तो वो सब चीज़ें विल बी डिस्कसिंग इन आर नेक्स्ट लेक्चर्स. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर अभी जो आपके पास आएगा वो टेक्सोनॉमी आएगा, एंड आफ्टर टेक्सोनॉमी विल बी स्टडिंग अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. टेक्सोनॉमी करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, और जब तक अपन को टेक्सोनॉमी समझ नहीं आएगा तब तक अपन कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ. वाई वी आर स्टडिंग दिस फाइलम्स एंड वाई वी आर स्टडिंग द क्लासेस एंड सब क्लासेस एंड ऑल.
सो दिस आर यू बेस्ड अगर क्वेश्चन अपन देखें तो प्रीवियस ईयर में आपके 2011, 15 एंड 17 के अंदर एक क्वेश्चन आया था दैट डिस्क्राइब दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इस लेक्चर में क्यों दिया है, क्योंकि अपन ने 5 किंगडम पढ़ लिए हैं. नाउ यू कैन डिस्क्राइब दिस, मतलब नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को आंसर कर लेना. आफ्टर दैट आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो, जिसके अंदर आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और आर यू में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर होंगे अकॉर्डिंग टू द 2 मार्क्स ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग, मतलब स्मॉल क्वेश्चन ऑल्सो. स्मॉल क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कैसे आंसर करोगे, और अगर लार्ज क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप में आता है तो आप क्या आंसर लिखोगे, उस अकॉर्डिंग आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे. तो एक बार आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करो आंसर्स लिखने का. आफ्टर दैट आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो. So this completes with our today's lecture. If you find any query regarding the today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the regular updates of the lectures, and also don't forget to share with your friends. Thank you so much.